हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नए सफ़र में चलेंगे। आज हम आपको समझाएंगे एलिंगम डायग्राम क्या होता है। एलिंगम डायग्राम इस टॉपिक का नाम सुनते से ही कई स्टूडेंट पूरा मेटलर्जी छोड़ देते हैं। ये टॉपिक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आपको मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और एक आधे घंटे से भी कम टाइम में हम आपको इस टॉपिक की सारी चीज़ें बता देंगे। आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। इस टॉपिक को समझने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एलिंगम डायग्राम है क्या? तो एलिंगम डायग्राम ये एक एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का मेटलर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और मेटलर्जी आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। इनऑर्गेनिक में वैसे ही कंफ्यूजन्स रहते हैं, याद करना होता है, और फिर मेटलर्जी में ये टॉपिक आ जाता है एलिंगम डायग्राम, जो कि सिर के ऊपर से जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का यहां रिलेशन है मेटलर्जी से। दूसरा, ये जो एलिंगम डायग्राम है ये ग्राफ है जो कि फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। अब फ्री एनर्जी किसकी फ्री एनर्जी? तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो है एलिंगम डायग्राम। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां ये अप्लाई होता है? तो इससे हमें किसी भी रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होगा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, उसके बारे में पता चलता है। उसके अलावा इस टॉपिक की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इसका रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल जी नॉट होता है डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल जी नॉट क्या है? यह है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? तो किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है फ्री एनर्जी। डेल एच क्या है? यह है एंथैल्पी चेंज। डेल एस क्या है? यह है एंट्रोपी चेंज। तो आपको यह पता होगा किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप एक गिवन डायरेक्शन में चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो तीन कंडीशंस है, एक डेल जी की, एक डेल एच की और एक डेल एस एंट्रोपी की। सबसे पहले आप देखिए, ये ग्राफ है डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में। यदि डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, तो इसका मीनिंग है डेल जी नॉट क्या है? जीरो है। अब डेल जी नॉट जीरो है किसी प्रोसेस के लिए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए किसी प्रोसेस के लिए डेल जी नॉट और टेम्परेचर में जो ग्राफ है उसमें पॉजिटिव स्लोप है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल जी नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। तो डेल जी नॉट बढ़ रहा है मतलब डेल जी नॉट ग्रेटर देन जीरो है, यानी डेल जी नॉट क्या है? पॉजिटिव है। टेम्परेचर के साथ डेल जी नॉट बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और थर्ड कंडीशन देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से ये निगेटिव स्लोप है, यानी डेल जी नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। डेल जी नॉट लेस देन जीरो है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल जी नॉट यदि निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसको ऐसे समझें कि सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क हो रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तीन कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन है डेल एच की, दूसरी है डेल एस की। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा।
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए आप, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी डेल एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है। डेल एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की। डेल एच का नेगेटिव होना ये एक फेवरेबल कंडीशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और डेल एस यदि पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो ये दोनों फेवरेबल हो गए, तो कोई भी टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी हमेशा नेगेटिव होगा। ये समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, डेल एच तो नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल एच नेगेटिव है, और डेल एस भी नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, दोनों नेगेटिव हो गए। दोनों नेगेटिव हो गए, डेल एच का नेगेटिव होना ये एक फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज होना ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। तो एक फेवरेबल है लेकिन दूसरा अनफेवरेबल है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी मतलब यदि एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, मतलब टेम्परेचर कम रखेंगे तो डेल जी नेगेटिव होगा। ये समझ में आया सेकंड पॉइंट। थर्ड कंडीशन देखिए, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव है यानी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। और इधर देखिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो एंथैल्पी भी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये अनफेवरेबल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, लेकिन ये फेवरेबल। अब ये फेवरेबल है तो चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेल एच नेगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, ये फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी टेम्परेचर पे डेल जी नेगेटिव होगा यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी कंडीशन में दोनों नेगेटिव है, अब दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच नेगेटिव है, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और जब दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, और हमें इसको अप्लाई करना है डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। ये कैसे अप्लाई होगा ये देखिए। सेकेंड पॉइंट हम आपको ये समझा रहे हैं कि एलिंगम डायग्राम क्या है। तो एलिंगम डायग्राम डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो एलिंगम डायग्राम। देखिए यहां पर डिफरेंट मेटल, ये मेटल है कैल्शियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डिफरेंट मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शंस के बाद जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो ये डिफरेंट मेटल के मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी उनमें और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। समझ में आया इतना? एलिंगम डायग्राम क्या है, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी, डेल जी नॉट है मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। अब इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखिए सबसे नीचे कैल्शियम है, उसके ऊपर मैग्नीशियम है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर जिंक है, उसके ऊपर कॉपर है। टेंटेटिव हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जिस भी मेटल ऑक्साइड की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव होगी, वो अपने से लेस नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसको इजी करते हैं। जो भी मेटल ऑक्साइड का ग्राफ नीचे है एलिंगम डायग्राम में, वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए सबसे नीचे कौन है,
कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम में रिड्यूस कर सकता है। ये खुद क्या होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम मेटल में रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझ में आया? तो कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को, मतलब अपने से ऊपर वाले सारे ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है उनके रिस्पेक्टिव मेटल में, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखिए, हम मैग्नीशियम को लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम में रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको इन मेटल की रिलेटिव रिएक्टिविटी भी पता चलेगी इससे, कि कौन सा मेटल कौन से मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता। तो देखिए कैल्शियम सबसे नीचे है, कैल्शियम अपने से ऊपर वाले सारे मेटल ऑक्साइड को उनके रिस्पेक्टिव मेटल में रिड्यूस कर सकता है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम अपने से ऊपर यानी जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर ऑक्साइड को कर सकता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, सिल्वर ऑक्साइड को, इन सब को कर सकता है, बट मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं कर सकता। ये समझ में आया? इसके अलावा आप देखिए इस एलिंगम डायग्राम में डेल जी नॉट 0 है, यहां पर उससे नीचे आ रहे हैं तो ये डेल जी नॉट नेगेटिव है, इसके ऊपर जाएंगे तो डेल जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देखिए ये दो मेटल हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, इन दोनों के लिए डेल जी नॉट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यहां से ये यहां से पॉजिटिव हो गया, ये यहां से पॉजिटिव हो गया। तो इन दोनों मेटल के लिए जो डेल जी नॉट है वो पॉजिटिव है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जिस भी टेम्परेचर पे इनका डेल जी नॉट पॉजिटिव है, उससे आगे के टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है। तो जो भी डेल जी नॉट जहां पॉजिटिव हो रहा है वो टेम्परेचर आप अप्लाई करेंगे तो इन ऑक्साइड को आप इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं। समझ में आया इतना? अब आगे चलते हैं। जो थर्ड पॉइंट हमने बताया कि किसी भी रिडक्शन प्रोसेस के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर क्या होगा, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर क्या होगा, ये आप बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए इस ग्राफ को, इस ग्राफ में हमने केवल दो मेटल और उनके ऑक्साइड लिए हैं ताकि इजीली आप कंपेयर कर पाए। देखिए तो मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और एक एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन से बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों मेटल ऑक्साइड के लिए देखिए इन दोनों का जो ग्राफ है, इन दोनों की ग्राफ की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस टेम्परेचर पर 1623 केल्विन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पर जो डेल जी नॉट होगा वो 0 होगा। उससे कम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्री एनर्जी कम है और इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्री एनर्जी ज्यादा है। अब देखिए सबसे पहले आप बिलो 1623 केल्विन टेम्परेचर, इस 1623 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर पर आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन ब्लू लाइन है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन रेड लाइन है। तो ये ब्लू लाइन नीचे है इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन से। व्हाट डज इट मीन? बिलो 1623 केल्विन टेम्परेचर मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिनियम मेटल इजीली, इससे कम टेम्परेचर, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बट अबव दिस टेम्परेचर 1623 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे देखिए आप क्या कंडीशन है। इससे हायर टेम्परेचर पे देखेंगे तो रेड वाली लाइन नीचे है ब्लू लाइन से, रेड लाइन नीचे है मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड
ज्यादा स्टेबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तब कहानी बदल गई। अबाउ 1623 केल्विन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम मेटल में और खुद ऑक्सीडाइज होके बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस एलिंगम डायग्राम से आपको डिफरेंट मेटल की रिलेटिव रिएक्टिविटी तो पता चल ही रही है उनके ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड दूसरे मेटल से ज्यादा स्टेबल है किस टेम्परेचर पर, ये भी पता चल रहा है। ये समझ में आया पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट देखिए, जो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए सुटेबल यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वो भी आपको यहां पता चले। देखिए इसमें हम आयरन की मेटलर्जी का एग्जांपल ले रहे हैं। 1073 केल्विन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर आप देखिए ये जो रेड लाइन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है CO2, उसकी फ्री एनर्जी कम है आयरन ऑक्साइड की फ्री एनर्जी से। इसका क्या मतलब हुआ, यदि 1073 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हम रखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी कम है आयरन से आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी से। तो जिसकी फ्री एनर्जी कम है तो वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इजीली आयरन ऑक्साइड को आयरन मेटल में रिड्यूस कर सकता है। लेकिन यदि आप हायर टेम्परेचर पे रिडक्शन चाहते हैं तो देखिए 1073 केल्विन से ऊपर यदि हम टेम्परेचर देखेंगे, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये रेड लाइन ऊपर चली गई है इस ब्लैक लाइन से, यानी आयरन मेटल की लाइन से। और यहां पर देखिए ब्लू लाइन मतलब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की लाइन, ये लाइन कम है आयरन ऑक्साइड की लाइन से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1073 केल्विन से यदि आप ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो उस टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्री एनर्जी ये कम है आयरन ऑक्साइड की फ्री एनर्जी से। तो ये कम है मतलब बिलो 1073 केल्विन टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अबाउ दिस टेम्परेचर कार्बन विल बी द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन ऑक्साइड। ये समझ में आया? फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1073 केल्विन इस टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर यदि आपको आयरन ऑक्साइड के लिए एक मोस्ट एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी कम है आयरन ऑक्साइड से। और इससे हायर टेम्परेचर पे आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी फ्री एनर्जी कम है आयरन ऑक्साइड से। तो यहां पर हायर टेम्परेचर पर जो है वो कार्बन मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं शॉर्ट में। तो एलिंगम डायग्राम क्या है? तो एलिंगम डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है मेटलर्जी वाले चैप्टर। एलिंगम डायग्राम लेकिन है क्या? तो ये डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। याद हो गया सभी को? डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो भी ग्राफ है वो है एलिंगम डायग्राम। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इससे दो चीजें हो सकती है। इससे रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जो हमने आपको बताया कि डेल जी नॉट और टेम्परेचर के ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन
दिख रही है आपको पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। यहाँ पर डेल जी नॉट 0 है यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब यदि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है तो डेल जी नॉट निगेटिव हुआ, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये रेड लाइन देखिए, फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब डेल जी नॉट पॉजिटिव है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब टेम्परेचर के साथ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिक्रीज हो। डेल जी नॉट और टेम्परेचर के ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जिस मेटल ऑक्साइड की फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव है या कम है, मोर नेगेटिव है या मिनिमम है, वो दूसरे मेटल ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर कैल्शियम अपने से ऊपर वाले सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिनियम में, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। इतना समझ में आया? फिर एक पॉइंट हमने आपको बताया कि कुछ मेटल के लिए सिल्वर और मर्क्यूरी के जो ऑक्साइड हैं, इनके लिए जो फ्री एनर्जी चेंज है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है मतलब उस टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल हो जाते हैं और उस टेम्परेचर पे इनको हीट करेंगे तो इजीली ये डिकम्पोज हो जाएंगे मेटल और ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपको बताया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रिडक्शन प्रोसेस के लिए, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो 1623 केल्विन ये जो टेम्परेचर है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस टेम्परेचर पे इन दोनों कंपाउंड के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे कम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो यहां पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम मेटल में रिड्यूस कर देगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। लेकिन इससे हायर टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो इससे हायर टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मैग्नीशियम मेटल में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके अलावा हमने आपको बताया कि इस एलिंगम डायग्राम से आप बेटर रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आयरन की मेटलर्जी में दो रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुटेबल रहे, वो हमने यहाँ पर बताया। तो इस ग्राफ में आप देखिए जो 1073 केल्विन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन देखिए नीचे है इस आयरन ऑक्साइड वाली लाइन से, मतलब इससे 1073 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इजीली आयरन ऑक्साइड को आयरन मेटल में रिड्यूस कर सकता है। बट अबाउ दिस टेम्परेचर, अबाउ 1073 केल्विन टेम्परेचर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन है यानी कार्बन ज्यादा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इजीली आयरन ऑक्साइड को आयरन मेटल में रिड्यूस कर सकता है। तो समझ में आया? ये उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी है। इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर।